नमस्कारम। आज हम जो क्वेश्चन पेपर हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उसको आज हम आगे डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स: कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, gross private domestic investment, goods and services produced by the government, net income from abroad. Which of the above items are included in GNP? GNP, that is gross national product. ये होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब कि भाई फाइनल गुड्स और जो सर्विसेज हैं जो उस देश के लोगों ने प्रोड्यूस की हैं, दैट कम्स इन जीएनपी। ओके, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये होता है हमारा जीएनपी। मतलब कि एक देश के लोगों ने पूरे साल के अंदर कितना प्रोड्यूस किया है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, उसको हम बोलेंगे जीएनपी, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। कि भाई ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे कमा रहे हैं, सिर्फ वो उस देश के लोग हैं। मतलब भारत के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर कमा रहे हैं या बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर, यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और भी कहा, दुबई वगैरह, जहां पे भी बाहर जाके वो लोग कमा रहे हैं, वो सब चीजें जो हैं वो हमारे जीएनपी के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। मैटर नहीं करता कि वो खाली सिर्फ देश के अंदर अगर हम रहे तभी कमाएं, तभी प्रोड्यूस करें चीजों को। तो जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, इसके अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगी कि भाई देखो, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम मान लो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम मान लो हम यूएस चले जाते हैं या कहीं दूसरे देश कहीं भी चले जाते हैं, वहां से हम जो रेमिटेंस हमारे यहाँ पे भेजते हैं इंडिया के अंदर, या वहां पे भी हम कुछ सर्विसेज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वहां कंपनी हमारी लगा रखी है जो कुछ भी है, और वहां पे हम जितना कुछ भी अर्न कर रहे हैं वो। लेकिन ऐसे भी तो होता है कि यहाँ पे भी तो लोग आए हुए होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज से, तो वो यहाँ पे जो कुछ कमा रहे हैं अपने देश के लिए, तो उसको माइनस कर देते हैं। मतलब कि हमारे देशवासियों ने जितना कमाया माइनस जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने अर्न किया है, उसको माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम आएगी वो हो जाएगी हमारी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि जो हमने कमाया, मतलब कि हमने जो इंडियंस ने अर्न किया, चाहे वो कहीं से बाहर रहते हुए अर्न किया हो या अपने देश के अंदर ही किया हो, माइनस फॉरेनर्स की जो इनकम है जो इंडिया के अंदर रहकर वो करते हैं, उनकी इनकम को हम माइनस कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो अब ये कहता है, आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जीएनपी का फंडा है। अब कह रहे हैं कि कौन सी जो ये जो चीजें हैं वो जीएनपी के अंदर इंक्लूड होती हैं। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ये चीज जीडीपी के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद आता है ग्रोस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ये भी जीएनपी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल ये भी जीएनपी के अंदर इंक्लूड होगी। एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यस, ये भी हमारी जीएनपी के अंदर इंक्लूड होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ओके, नेक्स्ट, which of the following statement best describe the content of the theory of distribution? अब theory of distribution, टोटल नेशनल इनकम है ना हमारी, टोटल नेशनल इनकम, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि जो हमारी टोटल नेशनल इनकम है इसको हम डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कैसे डिवाइड करते हैं, वो आता है हमारा, वो आती है किसके अंदर, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे हमारे, लैंड, लेबर, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
ये हमारे डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर हम कुछ भी डेवलपमेंट देश के अंदर कुछ भी करते हैं तो मेन ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है किन चीजों के अंदर, हमें किन चीजों को ध्यान में रखे होता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अगर हमारे पास लैंड रहती है तो लैंड से हमें क्या मिलेगा, हमें रेंट आएगा। होगा कि लैंड ओनर्स जो है वो क्या आएगा, उनसे हम रेंट लेंगे। लेबर जो है, लेबर को क्या मिलेगी, वेज मिलेगी। कैपिटल, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ये 4 कंपोनेंट होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इन्हीं, जब भी हम कुछ भी देश के अंदर कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो ये ही मेन कंपोनेंट होते हैं, इनसे फिर हम ये अर्न करते हैं। ठीक है, ये है हमारा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि देश की जो नेशनल इनकम है उसको हमने कैसे डिवाइड किया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये कंपोनेंट आ जाएंगे। ये तो था इसका बेसिक। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो इनकम है वो हमारी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, डिस्क्राइब नहीं करती, क्योंकि आपकी और मेरी इनकम जो इंडिविजुअल इनकम है वो थोड़ी ना देश की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की भाई देश का रिसोर्सेज है वो हम कैसे डिसाइड मतलब कि कैसे कैसे उनको डिवाइड करना है डिसाइड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसके बाद है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, ये चीजें हैं, पॉलिसीज बनती हैं, सारी चीजें होती हैं, पर यहाँ पे कि भाई रिसोर्सेज देश की इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये यहाँ पे भी नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये भी नहीं होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द ओनर्स ऑफ फैक्टर रिसोर्सेज, ये जो है फैक्टर रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और हमारी एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस है। ठीक है, तो ये फैक्टर रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है इनकम का वो डिपेंड करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये जो चीज है ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is the demand for factor of production is said to be derived demand because it is function of the profitability of an enterprise. It depends on the supply of complementary factor. Okay, complementary factors. It stems from the demand for the final products. It arises out of means being scarce in relation to wants. Okay, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि डिराइव्ड डिमांड, यहाँ पे पूछा गया है डिराइव्ड डिमांड के बारे में। डिराइव्ड डिमांड हम किसको बोलेंगे, डिराइव्ड डिमांड इकोनॉमिक्स के अंदर वो चीज होती है कि भाई उस जो मेन चीज है ना अंदर उसकी तो डिमांड नहीं होगी, लेकिन और चीजों की डिमांड है तो उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड हो जाएगी। खुद की डिमांड नहीं है उस चीज की, लेकिन उससे कोई और चीज बन रही है, उस चीज की डिमांड है तो वो चीज बनेगी, पहले वाली चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि मान लो मार्केट के अंदर ब्रेड की बहुत डिमांड है। ब्रेड किससे बनता है, ब्रेड बनता है गेहूं से, लेकिन गेहूं की डिमांड नहीं थी, लेकिन ब्रेड की डिमांड है। अगर ब्रेड की डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली गेहूं की डिमांड बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ब्रेड को बनाने के लिए हमें गेहूं चाहिए। समझ रहे हो ना कि भाई हमें ब्रेड की डिमांड है तो गेहूं किसी दूसरी चीज की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें किसी और चीज की जरूरत है जो उससे बनती है। तो ये आ जाती है हमारी डिराइव डिमांड। क्यों, क्योंकि जो गेहूं की डिमांड है वो कहाँ से डिराइव हो रही है, वो डिराइव हो रही है ब्रेड से। ऐसे ही क्या होता है कि अगर कंपनियों के अंदर जब हम मान लो गाड़ियां ऑटोमोबाइल के अंदर लगा लेते हैं, अगर गाड़ियों की डिमांड होगी, अगर गाड़ियों की डिमांड होगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर वहां पे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वहां पे लेबर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि गाड़ियों की प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है, समझ गए आप, कि ये होती है डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, तो फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया ये 4 रहते हैं, लैंड, हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो द डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेड टू बी डिराइव्ड डिमांड बिकॉज
इट अराइजेज आउट ऑफ द इट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइजेज, नहीं यहाँ से ठीक है, लेकिन इससे कोई डिमांड तो डिराइव नहीं हो रही है। इट डिपेंड अपॉन द सप्लाई ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स, नो, इट स्टेम्स फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। यस, कि भाई जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे किसी और चीज की डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है, तो इट स्टेम्स फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रेड, ठीक है। ब्रेड है तो ब्रेड से क्या क्या है कि व्हीट, गेहूं की डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है, स्टेम्स हो रही है, ड्राइव हो रही है, ठीक है। तो 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वो तो हमारी है ठीक। इट अराइजेस आउट ऑफ द मीन्स बीइंग स्कार्स इन रिलेशन टू वांट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज की जो है वो अगर कमी है तो इससे अराइज होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, सिर्फ 3 है इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 3 ओनली। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, whenever countries set up a free trade area, they abolish all restrictions on trade among themselves and, मतलब ये कहते हैं कि जब हम एफटीए जब लगता है, फ्री ट्रेड एरिया जो होता है, तो दे अबॉलिश ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्व्स, वो आपस के अंदर जो हैं वो सारी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको खत्म कर देते हैं। और क्या करते हैं, दे इस्टेब्लिश ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज, दे अबॉलिश ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज। ये तो क्या कह रहे हैं, ये तो बात आगे है। इसके अंदर अगर हम मान लो किसी 2 या 2 से ज्यादा कंट्री जो होती हैं, जो आपस के अंदर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं कि भाई हम आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि भाई हम डिसाइड कर लेंगे, या तो टैरिफ जो है जो लगते हैं, या तो हम उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर देंगे कि भाई खत्म कर देंगे कि आपके देश में और हमारे देश के अंदर अगर कोई ट्रेड होगा तो यहाँ के ऊपर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है या और जो भी टैक्सेस लगते हैं हम उनको खत्म कर रहे हैं। और जो दोनों कंट्रीज जो हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके दोनों, जिससे दोनों कंट्रीज का फायदा हो, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्यूटी लगा देंगे या नहीं लगाएंगे, जैसा भी उस कंट्री वो आपस में वो लोग डिसाइड करते हैं। तो मान लो अब क्या है, यूएसए ले लेते हैं, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा, ये इनका अपना है। तो ये तीनों, ये तो एक यूनियन होगी भाई। अब हमने अपने हिसाब से, हमारे इधर नॉर्थ अमेरिका के अंदर कोई आएगा ना, तो हम आपस में तो कोई ट्रेड नहीं, आप कोई आपस में तो कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन बाहर की कोई अगर कंट्री के लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट या कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर ड्यूटी लगेगी। समझ पा रहे हैं आप ये चीज को? तो इससे क्या हो रहा है कि आपस के अंदर तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बाहर से अगर कुछ होगा तो उसको लगाएंगे हम ड्यूटी, ठीक है। तो ये हो जाता है एफटीए का। उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट भाई समझ में आती है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जाएगी ए, दे इस्टेब्लिश ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज, ठीक है। कि भाई बाहर की जो कंट्रीज रहेंगी ना, वहां से तो एक कॉमन टैरिफ लग जाएगा, लेकिन हमारा आपस में कोई टैरिफ नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? ये तीनों हो गए, ये आपस में कॉमन होगी, तो यहाँ पे कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वो इनका आपस में होगा, यहाँ पे इनके कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे ये। लेकिन यहाँ से अगर कोई बाहर की कंट्री उनको सामान भेजती है, मान लो इंडिया भेजती है या कोई भी भेजती है, तो वो क्या है, ये उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो ये जो टैरिफ लगाएंगे इनका क्या हो जाएगा, वो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ हो जाएगा, इंपोर्ट जो भी, वो जो इंपोर्ट करेंगी बाहर की कंट्रीज से उनके ऊपर। तो ये आंसर हो जाएगा 49 का ए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम पेपर जो ये डिस्कस कर रहे हैं ये 2015 का है, तो 2015 के अंदर तो जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है वो एग्जिस्ट करता था 2017 2017 के अंदर। इसको रिप्लेस कर दिया इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ठीक है।
FIFP, ठीक है। 2017 के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है उसको ये रिप्लेस कर दिया हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के द्वारा, ये रिप्लेस हो गया है। तो अब तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पर हम उसके हिसाब से देखते हैं क्योंकि 2015 के अंदर किया था, इसको ये रिप्लेस हो गया है 2017 के अंदर, ठीक है। 2017 के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर हम एफडीआई वगैरह के बारे में जो भी इंडिया के अंदर आती हैं उन सबकी रेगुलेशंस के लिए ये इस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि द फंक्शंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1991 के अंदर, जब इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन आया था। तो जो बोले उसके अंदर क्या है कि भाई ये बोर्ड इस्टेब्लिश किया था कि भाई अब जब एफडीआई आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगी और आएंगी चीजें फॉरेन की इन्वेस्टमेंट जो होंगी, तो उनकी रेगुलेशंस भी तो चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी, उनकी पूरी मैनेजमेंट चाहिए थी, वो कैसे पास होंगी कुछ तो उन सब चीजों के लिए हमने क्या है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया था 1991 के अंदर। आइए अब देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस थे। To ensure expeditious clearance of the proposals for foreign investment, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि फॉरेन की जो भी इन्वेस्टमेंट आएंगी उनको फास्ट तरीके से भी फटाफट निपट जाए, और जहां पे भी जो भी चीजें हैं, जहां पे भी कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है, तो वे की जो जरिया है वो हैसल फ्री हो जाए, मतलब कि ज्यादा ये मतलब कागजी कार्रवाई के बीच में चीजें ना रहें, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है टू रिव्यू पीरियोडिकली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल्स क्लियर्ड बाय द बोर्ड, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। Third is to undertake all other activities for promoting and facilitating FDI as considered necessary from time to time, बिल्कुल जो FDI है उसकी जो एक्टिव उसको प्रमोट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करना है, उन सब चीजों के लिए भी ठीक है, ये करना है, कैसे इसको सब चीजें करनी है उसके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज टू इंटरेक्ट विद द FIPC बीइंग कंस्टिट्यूटेड सेपरेटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, बिल्कुल ये स्टेटमेंट। FIPC क्या हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल, सी स्टैंड्स फॉर इधर काउंसिल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने सेटअप की थी, तो इसके साथ भी इंटरेक्शन करने के लिए ये कंस्टिट्यूट किया गया था, बीइंग कंस्टिट्यूट सेपरेटली बाय द, ठीक है। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है 2015 के अकॉर्डिंग। अब तो जो है ये बोर्ड जो है वो रिप्लेस कर दिया है, मैंने क्या बताया आपको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल से, ठीक है। तो अब आंसर हो जाएगा इसका सी, चारों की चारों स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ये इसका काम भी यही है कि भाई ट्रांसफर, अब देखो चीजें ऑनलाइन कर दी है, कोई भी चीज आती है, एफडीआई आती है या तो वो डायरेक्ट आती है, और जो डायरेक्ट मतलब कि और जो नहीं आती जिसके अंदर गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, कुछ चाहिए होता है, तो वो भी ऑनलाइन है, तो वो चीज भी जो है वो एकदम से जल्दी हो जाए कोई चीज, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी रहे, कोई करप्शन ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते ही जो है ऑनलाइन पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रेगुलेशंस के लिए, ताकि अगर उनको फैसिलिटेट भी कर पाए, हम उनको बता पाए कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। ये सिर्फ एक रेगुलेशन का नहीं है, फैसिलिटेटर का काम भी फैसिलिटेशन है, इसीलिए हम भाई फैसिलिटेशन पोर्टल भी, ताकि हम उनकी हेल्प भी करेंगे कि भाई आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपकी हेल्प करते हैं, आप ऐसे कीजिए, हम उनको बताएं कि क्या चीजें सही है, अगर उनको कुछ चीजों का ना पता हो तो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फैसिलिटेशन। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। आप प्लीज इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, FIPB जो है वो रिप्लेस होके FIFP हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डियर मनी रेफर्स टू, डियर मनी, कोई भी चीज डियर एक्सपेंसिव, मनी रेफर्स टू लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स, नहीं होगा।
वैल्यू ऑफ मनी एट द रिसेशन स्टेज नहीं होगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये स्टेटमेंट सही है। जब कोई, डियर का मतलब क्या होता है, महंगा, एक्सपेंसिव। तो कब होगा डियर मनी, मनी जो है वो एक्सपेंसिव महंगा कब होगा, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जब हमें वो महंगा मिलेगा, ज्यादा रुपयों के अंदर अगर हमें मिल रहा है, ज्यादा ब्याज के ऊपर मिल रहा है, अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं या बैंक से रुपया ले रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वो रुपया क्या हो जाएगा, वो रुपया डियर हो जाएगा, मतलब महंगा हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा लगाए जाते हैं। तो जब हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सारी चीजें हैं, हम जब कुछ भी चीज कर रहे हैं तो हमें उसकी जरूरत से ज्यादा उसका भुगतान करना पड़ रहा है, उस टाइम पे जो है वो मनी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डियर मनी। कब होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे, जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लगाता है। इसका उल्टा हो जाएगा चीप मनी, जब इंटरेस्ट रेट जो बैंकों के द्वारा होते हैं जब वो कम कर दिए जाते हैं, तो वो मनी क्या हो जाएगा, वो चीप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कंसिडर 0 and 1 as the first two number, the third number is construed by their sum 1. This process of constructing the next number by the sum of the last two constructed number continue, taking these numbers 0, 1, 1 as the first, second and third number in the sequence. What will be 7th and the 10th number respectively? ओके, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि F1 है, F1 है हमारा, F1 को क्या कह रहा है कि F1 हमारा 0 है, F2 उसको हम ले लेंगे 1। और अब ये क्या कह रहा है कि कोई नेक्स्ट जो हमारी नंबर बनेगा, F3 जो बनेगा, वो क्या कह रहा है कि F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो F3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऐसे ही F4 जो है वो क्या आएगा, F2 प्लस F3। तो ये कितना हो जाएगा, F2 कितना है 1 और F3 कितना है 1, ये हो जाएगा 2। ऐसे ही F5 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, F3 प्लस F4। F3 कितना है 1, F4 है 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। F6 is equal to F4 plus F5, that is 2 plus 3, 5। F7 is F5 plus F6, which is F5 is 3, F6 is 5, F6 is 5, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे ही F8 is F6 plus F7, this is F6 कितना है 5 plus F7 है 8, that is 13। F9 is F8 plus F9, which is equal to F8 कितना है, सॉरी F8 plus F7, 7 हो जाएगा ये, 8 plus 13 which is equal to 21। and F10 हो जाएगा F8 plus F9 which is equal to, F8 कितना है हमारा 13 और F9 कितना है हमारा 21, तो ये हो जाएगा 34। तो F10 की वैल्यू हमारी आ गई 34 और F7 की जो वैल्यू थी हमारी वो आ गई 8। आप समझ पा रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना कि फाइंड द 7th and 10th नंबर। 7th नंबर जो है वो हमारा आ जाएगा 8 और जो है 10th नंबर जो है वो आ जाएगा हमारा 34। क्योंकि क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि भाई जो पहली जो टर्म है, सॉरी पहली जो टर्म है वो 0 है, फिर सेकंड जो टर्म है वो 1 है, और फिर ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो पीछे वाली जो दो टर्म है उनको एडिशन कर करके उनका फिर ऐसे टर्म बनेगी। ये मैंने आपके पास सॉल्व कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा 7th जो टर्म रहेगी वो हो जाएगी 8 और 10th जो टर्म रहेगी वो हो जाएगी 34। चलो हम क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं।
ओके, ये यहाँ पे बोला गया है कि ये यहाँ पे है ना 0 एंड 1 और ये सब चीजें हैं, तो 7th टर्म एंड 10th नंबर हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा सी 8 एंड 34। नेक्स्ट इज the Rangarajan Committee on Disinvestment of Shares in Public Sector Enterprises suggest that पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है रंगाराजन कमेटी जो थी उसके क्या सजेशंस हैं, वो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। The percentage of equity to be The percentage of equity to be divested should be no more than 49% of industries explicitly reserved for the public sector, and it should be either 74% or 100% for others. Year-wise target of the disinvestment should be maintained. तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, तो करेक्ट है इसका आंसर ए, ऐसा ईयर वाइज टारगेट का शुड बी मेंटेन का ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो रंगाराजन कमेटी है ये 1993 के अंदर बनी थी डिसइन्वेस्टमेंट के। भाई हमें उस टाइम पे सारी जो कंपनीज थी और जो भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी मोस्टली क्या थी, वो गवर्नमेंट के अंदर थी, तो उनकी डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कि भाई उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर दिया जाता है, भाई गवर्नमेंट अपना कुछ शेयर अपना रख लेगी लेकिन कुछ जो है उसको क्या कहे कि प्राइवेट सेक्टर को दे दें। तो वो जो क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, यही होता है कि जो पब्लिक कंपनीज हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग्स जो हैं वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं और उसके अंदर शेयर कर रहे हैं कि भाई पहले 100% गवर्नमेंट का शेयर था, तो अब क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या करते हैं 50-50 कर लेंगे, हैं 51% ज्यादा से कर लेंगे, कुछ जो शेयर है वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। इसमें क्या कह रहा है कि 49%, मतलब कि 49% जो है जैसे कि भाई कोई भी कंपनी है उसके अंदर 100% शेयर्स के अंदर से 49% तक जो है वो प्राइवेट कंपनी को दे सकती है, बेच सकती है, लेकिन 51% जो है वो अपने पास रखेगी, ये आती है। लेकिन ये था कि भाई कुछ में और कुछ एक ऐसी क्या कहते हैं कि सेक्टर्स भी थे जिसके अंदर आप पूरे के पूरे 100% भी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि भाई पूरी की पूरी को या प्राइवेट कंपनी को बेच दो, और अब तो बहुत ही ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, पहले तो ये था भी रंगाराजन कमेटी ने ये बोला था कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर विच और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज को हमें लगाना है, इंटरनेशनल ट्रीटीज को अगर हमें अपने देश के अंदर लागू करना है, कोई इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्लियामेंट क्या है लॉ बनाएगी, तो वो कैसे करेगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, तो जैसे कि मान लो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी का लॉ जो है वो हमें किसी स्टेट के ऊपर लगाना है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर विद द कंसेंट ऑफ स्टेट, कि भाई मान लो किसी किसी स्टेट के अंदर वो इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या हमें उस पर्टिकुलर स्टेट की परमिशन की जरूरत, कंसेंट लेगी पार्लियामेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, ये भी नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट नहीं, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, आंसर है इसका डी। आर्टिकल 253 के अंदर ये बात कही गई है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज को हमारे देश के अंदर हमें लागू करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो खुद से रूल्स जो है, जो लॉ है वो बना सकती है। उसके लिए हमें किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की या मेजोरिटी की, कोई भी मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स की कंसेंट की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विदाउट दी कंसेंट ऑफ द स्टेट, की हमें स्टेट की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन द स्टडी ऑफ पॉल्यूशन एसपीएम रेफर्स टू, पॉल्यूशन के अंदर एसपीएम किसको रेफर करता है, दिस इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये जो हम आजकल तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आता है उसके अंदर भी हम मेंशन होता है ना कि PM 2.5, PM 10, तो ये क्या होते हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, दिस इज एसपीएम, तो 55 आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, which of the following industries were first established during the British rule in India? ब्रिटिश रूल के टाइम पे कौन सी कंपनी जो थी वो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री। ऑब्वियसली आंसर इज ए, यही इस्टेब्लिश हुई थी
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री ही ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, ये तो हम आजादी के बाद जो हमारा फर्स्ट प्लानिंग कमीशन बना था, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड प्लान जो थे उसमें इस्टेब्लिश की गई थी केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह। तो फर्स्ट जो है कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री, 56 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट इज Which of the following are the roles of the Finance Commission in India? Finance Commission के roles क्या हैं? The distribution of money collected through taxes, कि भाई फाइनेंस कमीशन हमें ये बताएगा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस, जो टैक्सेस से हमें मनी जो हमने कलेक्ट किया है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे ये स्टेट। इवेल्युएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का काम फाइनेंस कमीशन का नहीं होता है बनाना, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। इवॉल्व प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच फंड्स आर अलॉटेड अमंग स्टेट्स, बिल्कुल फाइनेंस कमीशन वो बताता है कि स्टेट्स को कितने परसेंटेज जो है वो कितना परसेंट जो है टैक्स का वो मिलेगा और कितना सेंटर के पास रहेगा, कितना स्टेट के पास जाएगा। तो अब हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टू डेवलप 5 ईयर प्लान नहीं, वैसे पहले ये काम था प्लानिंग कमीशन का और अब जो है नीति आयोग का काम है इस तरह की प्लान्स को डेवलप करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 57 का आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया इज फाउंडर मेंबर ऑफ द आईएमएफ, बिल्कुल 1945 के अंदर जब आईएमएफ बना था तो इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया कोटा इन द आईएमएफ इज मोर देन 4%, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, लेकिन जो है इतना नहीं है। और ये जो कोटा रहता है इसका यही मतलब होता है कि भाई हम आईएफएफ हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है आईएमएफ के अंदर, और हम अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम आईएमएफ से हम कितना लोन ले सकते हैं, तो ये हमारा जो कोटा रहता है जो उस वो डिसाइड करता है। तो मोर देन 4% जो कोटा है वो नहीं है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2.7 है या कितना है, कुछ ऐसा है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटेड एक्स ऑफिशियो ऑफ द आईएमएफ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो आईएमएफ के अंदर इंडिया की तरफ से जो होते हैं वहां वो एज ए गवर्नर रिप्रेजेंट होते हैं इंडिया की तरफ से। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आईएमएफ के अंदर उनको इंडिया की तरफ से गवर्नर कंसिडर किया जाता है आईएमएफ के अंदर फ्रॉम इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। आईएमएफ कंडक्ट रेगुलर रिव्यू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक स्टेटस अंडर आर्टिकल 14, बिल्कुल आर्टिकल 14 के अंदर आईएमएफ जो है जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनका जो भी इकोनॉमिक स्टेटस है उसको वो रिव्यू हर साल करता है। तो आंसर इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक है एंड फोर्थ, 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा इसका बी, 58 का आंसर हो जाएगा बी। The second item is this. The declared purchase is item number 1 is this and item number 1 is this and that item number 2 is this. If both credit can be settled on the 14th day, what will be the total amount to be paid out? Okay, ये क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि द क्रेडिट टर्म ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट आइटम, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 2.5/10, 1/20 एंड नेट 30, इनका मतलब ये है कि क्या कहते हैं 2.5% डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट उसको मिलेगा इफ पेड विद इन 10 डेज। समझ में आ रहा है आपको? अगर 10 दिन के अंदर, क्योंकि बाय 10 लिख रखा है ना, अगर 10 दिन के अंदर वो जो अमाउंट है जो उसको पे करनी है, जो स्टेट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फर्स्ट आइटम, जो हम यहाँ लिख लेते हैं जो पोस्ट फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम वो हम अमाउंट कितनी है हमारी 60,000 आइटम नंबर 1 की। आइटम नंबर 2 है उसका कितना है
उसकी है 1,40,000। ठीक है, उसने एक बंदा है कोई, उसने 2 आइटम खरीदे हैं। पहला आइटम है वो 60,000 रुपए का है, दूसरा आइटम जो है वो 1,40,000 रुपए का है। अब ये कह रहा है कि ये इसने कंडीशन रखी है कि भाई ऐसे 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 है, इसका मतलब ये है कि भाई 2.5% डिस्काउंट हो जाए, मिल जाएगा अगर वो पहले 10 दिन के अंदर पे कर देता है तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1% डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो पे करता है कितने दिन में? अगर वो पे कर देता है विद इन 20 डेज, विद इन 20 डेज। ठीक है, और अगर वो 1 महीने तक कुछ पे नहीं करता है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, फुल अमाउंट ड्यू। जो नेट 30 है इसका मतलब ये है कि फुल अमाउंट ड्यू है विद इन 30 डेज। ठीक है, ये तो थी हमारी किसके ऊपर? आइटम नंबर 1 के ऊपर बात। तो आइटम नंबर 1 जो है वो उसके रुपए कितने हैं? 60,000 है। और 60,000 ये क्या कह रहा है कि इसने पे किए हैं, वो कह रहा है कि 14th डे पे ऊपर पे करता है वो, 14th डे पे करना है उसको। ठीक है, ये तो हमारी कंडीशंस होगी आइटम नंबर 1 की। तो आइटम नंबर 1 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 14th डे का मतलब ये कि पहले 10 दिन तो 2.5% डिस्काउंट लगेगा। 20 दिन, पहले 20 दिन मतलब कि 11 से 20 वाला कौन से किस में आ जाएगा? 1% वाले में आ जाएगा, क्योंकि भाई वो 14वें दिन जो है 14th मंथ के 14th डे पे क्या कर रहा है कि वो पे कर रहा है अपनी जो है किस्त जो है। तो उससे कौन सा डिस्काउंट लगेगा? उस पे 1% वाला लगेगा ये वाला। तो 1% डिस्काउंट अगर वो 20 दिन के अंदर कर रहा है, तो जो 14th ऑफ डे है वो किसके अंदर आ गया? वो विद इन 20 डेज आ गया ना। तो 20% डिस्काउंट। अब 60% जो है वो तो आइटम भाई 60,000 का तो वो आइटम ही है, उसने 14वें दिन जो है पे कर दिया, तो उसको क्या है? 1% डिस्काउंट मिलेगा। 1% 60,000 का कितना हो जाएगा? 600 रुपए। ठीक है, तो अब उसको कितनी अमाउंट पे करनी है? 60,000 माइनस 600, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा, इतने रुपए आ जाएगा आइटम नंबर 1 के लिए। ये है हमारे आइटम 1। ठीक है, अब बात आती है हमारी आइटम नंबर 2 के लिए। आइटम नंबर 2 के लिए क्या कह रहा है? आइटम नंबर 2 पे ऐसे ही कह रहा है कि भाई एक तो 3/5, 2/15, 15 एंड नेट 30। अब इसका मतलब क्या समझेंगे आप? जैसे पहले के ऊपर था वैसे ही हो जाएगा। अगर 3% डिस्काउंट मिल जाएगा, इफ पेड विद इन 5 डेज। ठीक है, अगर 5 दिन के अंदर पे होता है तो 3% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो पे करता है 15 दिन के अंदर। ठीक है, और अगर नहीं करता है तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये 14th ऑफ द डे पे कर रहा है, तो 15 के अंदर ही आ जाएगा ना। 15 के अंदर आ जाएगा तो इसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? इसको डिस्काउंट मिलेगा 2%। अब सेकंड आइटम की वैल्यू कितनी थी? 1,40,000। 1,40,000 का 2% कितना हो जाएगा? 2,400 रुपए। ठीक है, तो 1,40,000 में से अपन 2,400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? काउंट करो आप। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,37,200। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट टू बी पेड आउट। तो भाई उसको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी? तो उसको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी? इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो।
वो इसको टोटल अमाउंट पे करनी पड़ेगी और इन दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी, 1,96,600। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ये देख लेना, ये क्वेश्चन के अंदर आंसर है ये 1,00,000, सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हो, आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आंसर है 1,96,600। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट वाज द पोजीशन हेल्ड बाय द डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिफोर ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एस राधाकृष्णन जो है, जिनके ऊपर हम सब जो टीचर्स डे है 5 सितंबर को, 5 सितंबर जो हम टीचर्स डे मनाते हैं, वो इन्हीं का ही, जो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं, इन्हीं का ही बर्थडे होता है, जिसके दिन हम जो है वो टीचर्स डे मनाते हैं। तो ये एक बहुत ही ग्रेट एकेडमिशियन थे और पॉलिटिशियन तो ये बाद में बने थे। पोजीशन हेल्ड बाय द डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिफोर ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कब बने थे, के अंदर 1952 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, उससे पहले जो थे ये एम्बेसडर रहे हैं सोवियत यूनियन के, कब से, 1949 से 1952 तक। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद एस राधाकृष्णन जो थे वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन। आंसर हो जाएगा 60th क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देयर आर 20 गर्ल्स इन 30 बॉयज इन ए क्लास एंड देयर रिस्पेक्टिव एवरेज मार्क्स आर फाउंड टू बी 55 एंड 58। द एवरेज मार्क्स ऑफ द इंटायर क्लास आर। इजी क्वेश्चन है। 20 लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं। लड़कियों के हैं 55 एवरेज मार्क्स और लड़कों के हैं 58। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 55। ठीक है, इससे कितना आ जाएगा हमारा, इतना। और 58 है, 30 बॉयज जो हैं उनके मार्क्स है 58, तो इनका आ जाएगा, इनका टोटल अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2824। और ये, सॉरी, और ये अगर हम टोटल करेंगे, गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, ये हो जाएगा 50। तो एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड बाय टोटल 50 कर देंगे। 5 5 25, 3 34, 5 6 30, 3 और 5 8 40, 56.8 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज कि भाई, कंसिडर एन इंडस्ट्री विद द फॉलोइंग फीचर्स, बजटेड मंथली फिक्स्ड कॉस्ट है इतनी, ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है 2,20,000, नॉर्मल मंथली आउटपुट जो है वो 12,000 पर स्टैंडर्ड लेबर आर, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट जो वो कह रहा है ₹25 पर लेबर आर। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मंथली जो है वो कितना है, 2,20,000 है। ठीक है, और मंथली आउटपुट कितना कह रहा है कि 12,000 कह रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, मंथली का है ना ये, इससे क्या हो जाएगा, मंथली है तो अगर हम इसको निकालेंगे ना, पर आर का अगर हम इसका निकालते हैं मंथली, इसका बजट मंथली फिक्स्ड कॉस्ट रेट तो है हमारा ये 2,20,000 और नॉर्मल मंथली आउटपुट है इतना। तो अगर हम अगर इसका ओवरहेड रेट निकालेंगे ना, हम क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकालें पर आर का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये मंथ का है, मंथ का कितना है ये, 2,20,000 बटे
नॉर्मल मंथली आउटपुट कितना है? 12,000। ये तो आ गया फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर का, इनका आ गया 18.33 पर आर। ये कब का है? ये तब का है जब इन्होंने बताया कि भाई मंथली फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो तो इतनी है, आउटपुट जो है वो इतना आ रहा है स्टैंडर्ड लेबर का। ठीक है, तो भाई अगर घंटे के हिसाब से निकाला जाए ये तो पूरे महीने का है, तो एक बंदे का कितना निकल गया? पर आवर का निकल गया 18.33। ठीक है, इतने रुपए निकल गया। अब यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट कितना है? 25 है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना हो जाएगा? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो है हमारा, जो कितना निकला है 18.33, और जो हमारा स्टैंडर्ड वेरिएबल है 25, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल फैक्ट्री आ जाएगा। मतलब 25 प्लस 18.33, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 43.33। तो आंसर हो जाएगा डी। 62 का आंसर कितना हो जाएगा? डी। नेक्स्ट इज acid rain is due to sulfur dioxide pollution, carbon monoxide pollution, pesticide pollution, dust particles in the atmosphere। ये तो पता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड जो पॉल्यूशन होता है एसिड रेन उसी से होती है, जब हमारे हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या पीएच वैल्यू जो है वो डाउन हो जाता है, जिससे कि रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है। और उसके मेन पॉल्यूटेंट क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NOx जो हो जाएगा वो जो है। नेक्स्ट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए टेक्निक यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ये तो सीआईडी के अंदर मेरे ख्याल से सबने देखा ही होगा। डीएनए के अंदर तो क्या होता है, हम डिस्प्यूटेड जो डीएनए टेस्टिंग होती है पेरेंटेज के लिए, तो ये हमारा है डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। मतलब आंसर इसका हो जाएगा 64 के अंदर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। देयर आर 4 identical sized and shaped ball in a box with only its top open. Each ball is of different color, these being green, red, white and blue. Only one ball of each color. Without looking into the box, one ball is randomly picked up out and its color is noted. Then it is returned to the box. What are the chances that in 2 successive draws, one may get the white ball and the red ball in whichever order? ओके, क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, मतलब कि 4 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स होगी, ओनली वन बॉल इन ईच कलर। ठीक है, अब कोई भी बंदा है वो आंख बंद करके बॉक्स के अंदर 4 बॉल्स हैं, तो वो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार तो वो 2 कंजेक्टिव टर्म्स के अंदर क्या है कि एक बार तो वो रेड निकाल ले, एक बार वो व्हाइट निकाल ले, जरूर फर्क नहीं पड़ता, पहले रेड निकालो चाहे बाद में व्हाइट निकालो। तो क्या चांसेस हैं कि बॉक्स के अंदर 4 बॉल हैं, तो 2 बार के अंदर व्हाइट और रेड आने की चांसेस कितने कितने हैं? आइए देखते हैं। भाई 4 हैं, 4 बॉल होगी टोटल, व्हाइट निकलने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1/4, कि भाई 4 के अंदर से व्हाइट एक बार ही निकलेगा ना, तो 1/4 चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रेड के निकलने के और क्या कहते हैं, दो 2 बार होंगी, एक बार में भाई एक बार में हमने आंख बंद करके हमें बॉक्स के अंदर से निकालने हैं, तो एक बार में अगर वो निकले तो चांसेस कितने हैं? 1/4, की भाई एक ही निकलेगी 4 के अंदर से, तो 1 है। अगर वही है 2 बार अगर हम निकालेंगे तो चांसेस कितने हो जाएंगे? इंटू 1/4, कितना हो गया ये? 1/16। ये तो किसके लिए हो गया? व्हाइट बॉल के लिए। रेड बॉल के लिए भी तो यही रहेगा ना, रेड बॉल के लिए भी 1/4। भाई रेड बॉल निकलने की भी क्या चांसेस है? 1/4, एक 4 के अंदर से इंटू 1/4, ये भी कितना हो जाएगा? 1/16। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम चांसेस टोटल जो है व्हाइट बॉल के और रेड बॉल के, हम इनको ऐड कर देंगे। 1/16 प्लस 1/16 कितने चांसेस हो जाएंगे? 1/8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/8। तो आंसर इसका हो जाएगा बी।
समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। आंसर हो जाएगा 1/8 बी। नेक्स्ट इज consider the following programs: credit linked capital subsidy scheme, microfinance program, national manufacturing competitiveness program, cluster development program. Which is common in the above programs? ये जो सारे programs दिए हैं इनके अंदर क्या common है? They are related to improving agriculture. They are programs related to micro, small and medium enterprises. They are programmed to improve large scale industries. They are programmed to improve the ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दे आर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। रीजन भी क्या है ये कि भाई क्लस्टर डेवलपमेंट करनी है, कंपटीशन है एमएसएमई के अंदर की उनके वो करें, माइक्रो फाइनेंसिस प्रोग्राम है, हम छोटी इंडस्ट्रीज को हैं उनको प्रमोट करें और क्रेडिट लिंक हो जाए ताकि गवर्नमेंट उनकी ये सब मतलब कि ये सारी जो स्कीम्स हैं सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग अपना, जिनके पास रुपया नहीं है उनको रुपए की कमी की वजह से वो अपना काम ना, ऐसा ना हो कि वो अपना काम ना कर पाए क्योंकि उनके पास नहीं है, तो वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है जो छोटे लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए ताकि वो आगे आए और इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर अपनी भागीदारी दिखाएं। स्पैम इज ए सिस्टम ईमेल इज स्पैम, ये तो आप सबको पता ही होगा। ए मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मेरे ख्याल से ये तो सबको ही आता होगा। नेक्स्ट इज, ये है क्वेश्चन नंबर 68। ए सिलेंड्रिकल क्लोज टैंक कंटेन 36 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर and is filled to half of its capacity. When the cylindrical tank is placed upright on its circular base of level ground, the height of the water in the tank is 4 meters. But when this tank is placed on its side on the level ground, what will be the height of the surface of the water above the ground? ठीक है, हम इसको करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला। ये क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जिसके अंदर क्या कह रहा है कि वहां इस कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी का ये आधा जो है ना, ये आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे खड़ा है, तो ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ये 4 मीटर जो है वो वाटर की हाइट है, 4 मीटर वाटर की हाइट है। ये कह रहा है कि भाई आधा भरा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो गया, इतना ये भरा है। अब क्या कह रहा है कि ग्राउंड में 4 मीटर, बट व्हेन दिस टैंक इज प्लेस्ड ऑन इट्स साइड लेवल ग्राउंड। ओके, अब इसने ये पूछा है कि ये तो ये इतना भरा है, ठीक है, अब अगर मान लो इस टैंक को हम ऐसे लेटा देते हैं, ये लेटा दिया, तो ये जो हाइट थी भाई, पहले तो ये ऐसे खड़ा था, अब इसको हॉरिजॉन्टली लेटा दिया, तो ये जो अब ये जो पानी है ये ऐसे आ गया, तो ये जो हाइट थी अब ये क्या बन गई है, ये लेंथ बन गई है एल, जो 4 मीटर थी अब वो 4 मीटर जो है वो लेंथ बन गई है। समझ पा रहे हैं आप? ये वाली जो जो हाइट थी अब वो लेंथ बन गई है इसकी। तो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो हाइट है इसकी वैल्यू बताओ, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। सिलेंडर अब ये कह रहा है कि हाफ फिल है ये, ठीक है, ये सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना क्या होता है? का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई 4 मीटर जो है वो वाटर फिल है, तो अब जब 4 मीटर जो है वो वाटर फिल है तो हम इतना लेते हैं इसको, इतना मतलब कि ये पूरा जो ये सिलेंड्रिकल शेप में हो गया, ये सर्कल के अंदर सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ये हो गया, ठीक है।
तो सर्कल के अंदर जब हम सिलेंड्रिकल इसके अंदर आ रहे हैं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, हम इतना ही कंसिडर कर रहे हैं, हाफ कंसिडर कर रहे हैं, हाफ को ले रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर अगर हम हाफ लेके चलते हैं तो आर स्क्वायर एच की वैल्यू हो जाएगी 72। ये जो वैल्यू आई है आर स्क्वायर एच, ये वैल्यू आई है जब हमने ये पूरा जो सिलेंडर लिया है जो कि आधा फिल है, 4 मीटर भरा हुआ है, उस टाइम पे आर स्क्वायर एच की वैल्यू जो आई है ये तो आई है 72। ये हम बात हो रही है पूरे के सिलेंडर की। उसके बाद क्या है, अगर अब हमें हाइट निकालनी है, वैसे तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कॉमन वो लगाएं कि भाई ये कह रहे हैं कि सिलेंडर है, आधा भरा है, आधा भरा है कि 4 मीटर हाइट है, तो पूरे की सिंपल सी बात है, पूरे की अगर हम वैसे कॉमन सेंस लगाए तो 8 हाइट इसकी निकल जाएगी, हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो पहले भाई पूरे आधे की 4 है तो पूरे की हाइट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी हम यहाँ से निकालते हैं, पहले हमने आर स्क्वायर एच कर लिया 72, अब हम इतना लेंगे, ठीक है। तो ये 4 है और ये पूरी हाइट हो जाएगी इसकी 8, तो आर स्क्वायर एच की हाइट कितनी आ जाएगी 8, क्योंकि आधा जब भरा था तो 4 मीटर था, आधा है पूरा हो जाएगा तो 8 हो जाएगी, 8 72, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 और आर की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमें यहाँ पे आर की वैल्यू भी मिल गई कि भाई आर की वैल्यू हमारी कितनी है 3। अब ये बात है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये सिलेंडर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये सिलेंडर है ऐसे, हमें ये पता चल गया है कि भाई इसकी जो रेडियस है वो तो 3 है, ठीक है, 3 मीटर, और जो ये है ना ये वाली हाइट, ये है इसकी 8 मीटर, क्योंकि 4 मीटर तो 4 लीटर मीटर पे तो पानी था, पूरी की पूरी 8 है। अब इसमें ये कहा है कि अगर हम इसको लेटा देते हैं ऐसे, तो ये जो हाइट है ये ऐसे हो जाएगी, भाई पहले तो खड़ा था तो ये थी, अब हाइट जो है वो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, 8 मीटर ये लेंथ होगी इसकी, और ये जो है ये जो चीज है ये 3 मीटर, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, 3 मीटर इसकी रेडियस है, ठीक है। तो अब इसने ये कहा है, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर अबव द ग्राउंड, बट व्हेन दिस टैंक इज प्लेस्ड ऑन इट्स साइड ऑन द लेवल ग्राउंड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर अबव ग्राउंड। अब ये देखो, आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हो गया इसकी लेंथ, ये ऐसे पानी आ गया, तो जो ये रेडियस है, जो ये रेडियस है ये ही तो इसकी हाइट हो जाएगी ना पानी की, 3 मीटर। समझ में आ गया आप लोगों के, ये जो है ये 3 मीटर जो है ये हाइट हो जाएगी। पहले तो ऐसे खड़ा था, पूरे की हाइट इतनी थी, पहले तो 4 लीटर पानी यहाँ पे बताया था, पूरा अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 8, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली 3। अब हमने इसको लिटा दिया, लिटाने के बाद ये कह रहे हैं कि अब जो है ये जो वाली जो हाइट थी वो तो लेंथ हो गई है, तो अब ये लेंथ कितनी है रेडियस के, मतलब कि ये हाइट जो है इसके यहाँ से ऊपर पानी की हाइट कितनी है, तो पानी की हाइट उतनी ही होगी जितनी रेडियस है, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर, चलो देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर 3 मीटर ये है, आंसर इज सी, 68 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि भाई data regarding inventory of a particular item of uses in the production activities of an organization are the quantity in stock is 1500 units and the value of this stock is this. This works out to an average unit cost of 85 rupees. During the ensuing year X, an additional 300 units are purchased at the cost of 95. Consumption in production processes
during the year X has been 600 units. Working by the first in first out basis, the value of the residual inventory of the item at the end of the year X will be. Okay, ये कह रहे हैं कि भाई 1500 यूनिट जो है वो स्टॉक के अंदर थी, उसके बाद क्या कहते हैं उनकी एवरेज यूनिट कॉस्ट जो है और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू थी 1,27,500 कितनी 1500 यूनिट्स की। उसके बाद और वो कितनी एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85 रुपीज। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि भाई उनको अगर एडिशनल जो है 300 यूनिट जो है और लेनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू आ रही है 95। ठीक है, अगर भाई मान लो 600 यूनिट उन्होंने खर्च कर दी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट पे, सिंपल सी बात है 600 यूनिट खर्च किए हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले वाली को ही कंसिडर किया जाएगा भाई, पहले जो 1500 थी ना तो 600 रहेंगी वो वहां माइनस होंगी, तब हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस द वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल इन्वेंट्री ऑफ द आइटम एट द एंड ऑफ द ईयर, हम इन्वेंट्री निकालेंगे। तो भाई मान लो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 1500 यूनिट पहले थी, ठीक है, उसकी वो की ये इस क्या था 1500 यूनिट पहले थी, 300 बाद में खरीद ली, तो टोटल वैसे तो देखा जाए तो होगी कितनी है अपनी 1800। और इसको एक बार अब यहाँ पे कह रहा है कि 1500 है और उन 1500 के ऊपर 85, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात हो रही भाई, पहले 1500 है ना उनको ही खत्म करना है, वहां से जो चीज निकलेंगी ना वो। तो अभी इसने क्या कह रहा है कि 600 जो यूनिट है ना वो खर्च कर दी, तो किस में से माइनस होंगे 1500 में से, 1500 माइनस 600 कितनी यूनिट बच गई 900 यूनिट, 900 यूनिट बच गई। जो ये 900 यूनिट है इनके ऊपर हम रुपए लगाएंगे 85। ठीक है, तो खर्च निकाल लेंगे 900 यूनिट जो है उसके ऊपर 85 के अकॉर्डिंग भाई ए पर यूनिट 85 है तो 900 यूनिट का ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा 76,500 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, और जो है अब ये तो 900 रुपए का खर्चा होगा, और अब इसने कहा कि भाई 300 यूनिट जो थी वो उसने और खरीदी थी और वो किस रेट पे थी, वो 95 रुपीज थी, तो बची हुई 300 है वो इसने खरीदी है 95 पे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 28,500। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि रेजिडुअल इन्वेंट्री, द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल इन्वेंट्री ऑफ द आइटम एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स विल बी, कितनी हो जाएगी भाई, इन दोनों को जोड़ दो इतनी हो जाएगी 0 0। 1,05,000 रुपए, आंसर कितना आ जाएगा इसका सी। आगे आप लोगों को समझ में, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज consider the following statements about All India Radio. It is governed by the प्रसार भारती बोर्ड। ये स्टेटमेंट और ये जो है कह रहे हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के बारे में है। इट इज गवर्न बाय द प्रसार भारती बोर्ड, बिल्कुल सही बात है। इट वाज सो नेम्ड इन 1936, ये भी बिल्कुल सही है। इट डजंट प्रोवाइड डीटीएच सर्विस, ये गलत है। इट डज प्रोवाइड, इट डज प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स, इट डज प्रोवाइड। FM रेनबो एंड FM गोल्ड आर इट्स सब्सिडरी चैनल्स, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। कहाँ पे है 1, 2 एंड 4, 70th का आंसर हो जाएगा सी। 71 द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया एस्पाउसेस द कॉज ऑफ, मतलब कि ये गिरी अप्रोच के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। गिरी अप्रोच, गिरी मतलब वीवी गिरी जो है वो पहले हमारे लेबर मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर, और बाद में फिर क्या था, बाद में वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, बाद में वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो उन्होंने जो अप्रोच दी थी उसके बारे में पूछा गया है कि फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया एस्पाउस टू, वो किसको मतलब कि प्रमोट करती है,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके अंदर क्या होता है कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर, कि उन्होंने ये कहा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उन्हें वॉलंटरी मतलब पहले खुद से ही उन्हें इनिशिएट करना चाहिए कि जो डिस्प्यूट हुआ है, जो भी हुआ है उसको सोल्व करें, ना कि हम कोई लीगल मेथड अपनाएं या फिर आर्बिट्रेशन का मेथड अपनाएं, क्योंकि वो फिर जब लीगल टर्म आ जाती है तो चीजें ज्यादा खिंच जाती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है वो खुद से ही वॉलंटरी जो है अपने चीजों को सोल्व कर लें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या कहते हैं वो एडवोकेट करते थे इस चीज को। तो आंसर हो जाएगा 71 का बी। नेक्स्ट इज इन ए रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रेस द फर्स्ट 4 विनर आर टू बी अवॉर्डेड पॉइंट्स, each winner points must be 5 more than that of the next position winner, total sum of the points to be awarded is 50, what will be the points for the third position winner? okay, इसके अंदर ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 प्लेयर हैं, ठीक है, 4 प्लेयर हैं, लास्ट प्लेयर को मतलब कि जो नंबर मिल रहे हैं 4 प्लेयर है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग जिसकी सबसे लास्ट है उसको कम, फिर उससे ऊपर की जिसकी पोजीशन है उसको 5 ज्यादा, फिर 5 ज्यादा, फिर 5 ज्यादा, मतलब कि सबसे लास्ट पोजीशन वाले को है वो एक्स कंसिडर कर लेते हैं हम, जिसकी 4th पोजीशन है उसके मान लो पॉइंट्स मिलते हैं उसको एक्स, थर्ड पोजीशन वाले को हम मान लेते हैं कितने पॉइंट मिलेंगे, फिर 5 ज्यादा, जितने कम है तो एक्स प्लस 5, सेकेंड जिसकी पोजीशन है सेकेंड पोजीशन वाले को इसमें 5 और ऐड कर देंगे हम x प्लस 10, और फर्स्ट पोजीशन वाले को सेकंड वाले के अंदर 5 और ऐड कर देंगे तो x प्लस 15, ये इतने हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि टोटल जो पॉइंट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 50 मिले हैं। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, 4x प्लस 15 20 30 30। अब ये क्या कह रहा है कि जो टोटल है ना वो कितना है, अवॉर्डेड 50 पॉइंट्स है जो टोटल है वो, तो 4x प्लस 30 कितना हो जाएगा 50, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे 20/4 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू 5 आ गई, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द पॉइंट फॉर द थर्ड पोजीशन विनर, थर्ड पोजीशन विनर के कितने पॉइंट्स थे x प्लस 5, तो x कितना है हमारा 5, तो 5 में 5 और ऐड कर देंगे कितने हो जाएंगे 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10, दिस इज सी, थर्ड पोजीशन विनर के कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इन एफडीआई इनफ्लो आर करेक्ट, ये एफडीआई इनफ्लो मतलब कि इंडिया के अंदर एफडीआई आया है तो उसके लिए कौन सा जो है वो इन एफडीआई इनफ्लो जो है वो करेक्ट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, इन 2003 फॉर द एफडीआई इक्विटी इनफ्लो परसेंटेज ग्रोथ वाज नेगेटिव, यस ये ठीक है, हमारा नेगेटिव था 2003-2004 के टाइम पे। फिर सेकंड, फ्रॉम 2004 to 2005 to 2007 to 8 the FDI inflow were very high and positive, yes 2007-8 के अंदर क्या था कि इनफ्लो जो था वो हाई और पॉजिटिव था। 2008-9 the FDI inflow were positive but had decreased relative to the previous year, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इस टाइम पे यूएस के अंदर तो रिसेशन भी आया था, ठीक है, इससे क्या हुआ था कि हमारा जो एफडीआई इनफ्लो था वो घट तो गया था बट पॉजिटिव ही हमारा रहा था। तो इससे क्या होगा 1 2 and 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 43 का आंसर 73 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट टू ए गिवन हाइट by means of an inclined plane as compared with raising the object vertically there is a reduced in, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजते हैं, रेज करते हैं, तो अगर एक तो हम वर्टिकली ऐसे भेजें और एक हम ऐसे भेजें, भाई ऐसे ऊपर भेजते हैं तो ऐसे करके, तो उसमें क्या कहते हैं कि वर्टिकली देयर इज ए रिडक्शन, रिडक्शन किसके अंदर होगा, फोर्स टू बी अप्लाइड के अंदर क्या है वो रिडक्शन हो गया। क्या है कि जब हम जो है वर्टिकली एकदम से भेजेंगे
तो हमारा थ्रस्ट जो है, फोर्स जो वो ज्यादा लगेगा। इंक्लिनेशन के अंदर हमें ग्रेविटी का भी गेम होता है, वो थोड़ी हमारा जो फोर्स होता है वो भी कम लगता है, इसलिए जो भी रॉकेट्स वगैरह हम लॉन्च करते हैं वो ऐसे ऐसे भेजते हैं हम एटमोस्फेयर, उसके अंदर ही, एटमोस्फेयर के अंदर हमारे। तो आंसर 74 का हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। The mean and standard deviation of a set of 16 non-zero positive number in an observation are 26 and 3.5 respectively. Okay, ये क्या कह रहा है कि mean and standard deviation, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 16 नॉन जीरो का 26 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, और मीन एंड 24 नॉन जीरो नंबर का कितना है, 29 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या कह रहा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी रिस्पेक्टिवली। हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे, तो इससे हमारा जो है कंबाइंड जो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी। जैसे 16 के लिए अगर हम 16 से इसका और इसका देखते हैं और फिर इसका इसका दोनों का ये देखेंगे, तो 16 इंटू 26, फर्स्ट सेट का अगर जब वो दो सेट है ना, एक 26 का ये वाला सेट और एक ये वाला सेट, दो सेट हैं, तो फर्स्ट सेट का अगर हम देखते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, इसका 26 प्लस 29 इंटू 24, 24 जीरो नंबर है ना, डिवाइड बाय 16 प्लस 24। जब और जब हम इसको ये सेकंड वाला सेट लेंगे, सेट 2, तब हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 16 इंटू 3.5 प्लस 24 इंटू 3 डिवाइड बाय 16 प्लस 24। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 3 डिवाइड बाय 40, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 7 और 5 12, 28। इससे अब हम करेंगे तो 40 40 120, ठीक है, ये कैलकुलेशंस आ जाएंगी 27.8। तो जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे इससे 27.8, इसका मीन जो कंबाइंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और जब हम इसके साथ करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगी 3.1। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो जाएगा ए। आई थिंक समझ ही गए होंगे, इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन है, 16 को इसके साथ और इसको इसके साथ करके इनकी एवरेज निकालनी है, और फिर इनके सेट 1 की और सेट 2 की एवरेज निकालनी है, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज a sinusoidal transverse wave is traveling on a string, any point on the string move। साइनोसोडियल ट्रांसवर्स वेव, किन साइन वेव्स को ही हम इनको बोलते हैं। ये वेव कैसे चलती हैं, ये वेव ऐसे चलती हैं। कैसे चलती हैं ये वेव्स हैं, ये जो है ये हमारी साइन वेव कह लो या फिर आप साइनोसोडियल ट्रांसवर्स वेव कह लो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो है चलती हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, एसएचएम, एसएचएम स्टैंड्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द वेव। बिल्कुल, जब ये वेव चलती हैं तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो और इन वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। स्ट्रिंग मूव्स ऑन, जब भी हम कहीं पे भी स्ट्रिंग को मूव करेंगे तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो रही है, वो ऐसे चल रही है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सेम रहेगी। तो आंसर हो जाएगा ए, एसएचएम विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द wave। 76 answer A। Next is the device that work with computers. Question number 77. The device that work
with computer system as soon as they are connected are described as। जब जैसे ही जो डिवाइस है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई कनेक्ट होता है और वो तब की तब शुरू काम कर देता है, तो उसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लग एंड प्ले। जैसे ही प्लग किया तभी उसने काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। Which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations? न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो अच्छे से यूज की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी, स्प्रेडशीट। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस के लिए ऊपर है ये क्वेश्चन, पूछ रहे हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उसके बारे में। जीपीएस अलाउ एक्यूरेट टाइम स्टैंपिंग ऑन एटीएम ट्रांजैक्शंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीपीएस जो है उसके अंदर क्या होती है, एटॉमिक क्लॉक लगी होती है, और जो एटॉमिक क्लॉक जो है, जो जीपीएस के अंदर जो रहती है एटॉमिक क्लॉक, उसका काम क्या है, वो ट्रांसमिट करती है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट लोकेशन। तो इससे क्या है कि हम बैंकिंग सर्विसेज के अंदर, एटीएम ट्रांजैक्शंस के अंदर और बाकी जगह पे भी जीपीएस का जो यूज करते हैं वो यहाँ यूज करते हैं। इसलिए एटीएम ट्रांजैक्शंस में भी हम जीपीएस का यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट टाइमिंग मिलती है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। सेकंड स्टेट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। जीपीएस रिलाइज ऑन ए सेट ऑफ सैटेलाइट फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल्स वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जो सैटेलाइट से जो सिग्नल्स होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट्स है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, और जीपीएस जो है वो उन्हीं सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। Consider the following statement. Cellular technology involves in stages called generation, where अब यहाँ पे जनरेशन, बिल्कुल सेलुलर टेक्नोलॉजी है, जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन, जनरेशन 5, 6, 7, 10 ऐसे जनरेशन के जो फोन है वो भी आ रहे हैं। तो अभी इन्होंने कहा है कि cellular technology evolves in stages called generation G, where a generation represents the number of subscriber, higher generation has more subscriber। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जनरेशन डिनोट करती है यहाँ पे टेक्नोलॉजी की, हमने एडवांस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे जनरेशन जो हैं वो, हम उसके फोन के जो जनरेशन को भी हम एडवांस नाम देते जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो इसका सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 2G टेक्नोलॉजी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए फीचर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो ही जनरेशन जो है वो अप हो रही है। यहाँ पे देयर इज नो लिंक फॉर सब्सक्राइबर्स। ठीक है, कोई लिंक नहीं है सब्सक्राइबर का, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजी फीचर्स जो ऐड हो रहे हैं उससे। 2G टेक्नोलॉजी हैज टू स्टैंडर्ड, सीडीएमए एंड जीएसएम। ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। 2G टेक्नोलॉजी के अंदर सीडीएमए एंड जीएसएम दोनों स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, जीएसएम के अंदर क्या होता है, जीएसएम के अंदर हम सिम का यूज कर लेते हैं, जबकि सीडीएमए जो है, सीडीएमए फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है जीएसएम के अंदर, और सीडीएमए जो है उसके अंदर हम सिम का, ये एक वायरलेस कनेक्शन रहता है, इसके अंदर हम सिम का यूज नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। जीएसएम की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्लोबल फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए, इसको हम ये कर सकते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। आप ये लगा लीजिए, जो घरों के अंदर जो लैंडलाइन फोन, जो वायरलेस लैंडलाइन फोन होंगे, वो एक सीडीएमए का उसमें यूज होता है, सीडीएमए टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज होती है। और जो हमारे मोबाइल फोन हैं जिनके अंदर हम क्या कहते हैं, साथ में जो पहले आए थे फोन नोकिया के, और जो 2G थे
तो उसके अंदर क्या वो जीएसएम था उनके अंदर, तो वो एक मोबाइल कम्युनिकेशन है, उसको हम एक जगह से उठा के अपने साथ रख सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है। जबकि सीडीएमए के जो लैंडलाइन रहते हैं वो तो एक ही जगह पे रहेंगे ना, तो उनकी पोर्टेबिलिटी के अंदर वो पोर्टेबल नहीं थे, इजीली पोर्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, ये इसका थोड़ा इलाबोरेट हो गया था। सेकंड है 2G टेक्नोलॉजी हैज सीडीएमए स्टैंडर्ड एंड 3G हैज जीएसएम स्टैंडर्ड। नहीं, 2G टेक्नोलॉजी हैज 3G टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर सीडीएमए स्टैंडर्ड नहीं है। जीएसएम इज मेनली फॉर सीडीएमए एंड जीएसएम। 3G के अंदर जीएसएम नहीं है, जीएसएम पर्टिकुलरली फॉर 2G टेक्नोलॉजी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है हमारी। जीएसएम जो है वो 2G टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि लैन वैन एंड मैन आर कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग डिफरेंट एरियाज, देयर फर्स्ट अल्फाबेट एल डब्ल्यू एंड एम रिस्पेक्टिवली स्टैंड फॉर। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, W is WAN wide area network, M is metropolitan। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा कि जो हम मतलब कि जो नेटवर्क रहेगा जो हम घर के अंदर यूज करते हैं या कम विसिनिटी के अंदर जो रहता है। मेट्रोपॉलिटन के अंदर जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो एरिया नेटवर्क यूज करते हैं वो हो जाएगा मैन मेट्रोपॉलिटन। और वाइड जो पूरा ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है दैट इज वाइड, हो जाएगा वाइड। तो लैन एल डब्ल्यू एंड एम स्टैंड्स फॉर लोकल वाइड एंड मेट्रोपॉलिटन। तो 81 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज a rectangle a rectangular garden is to be twice as long as its width if 360 meter of fencing including gates will totally enclose this garden, what is the length of the garden? Okay, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल गार्डन है, हम मान लेते हैं कि और जो ये विड्थ है ना इसकी इसकी जो लेंथ है इससे ट्वाइस है, ये इसने बोल दिया। ठीक है, ये हमारा गार्डन हो गया। अगर हम ये विड्थ मान लेते हैं इसकी एक्स, ठीक है, तो और जो इसकी लेंथ मान लेंगे अब हम 2x, ये x हो गया तो ये 2x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन। अब ये कह रहा है कि इफ 360 मीटर ऑफ फेंसिंग इंक्लूडिंग गेट्स विल टोटली इनक्लोज। ओके, गेट्स भी इसने इंक्लूड कर दिए, मान लो यहाँ पे गेट थे इनको भी इंक्लूड कर लिया, तो फेंसिंग की है इसने गेट के चारों तरफ। तो उसका पूछा है कि लेंथ क्या होगी गार्डन की, कितने की है 360 मीटर की फेंसिंग है। तो अब यहाँ पे इसके चारों तरफ इसने फेंसिंग की है, मतलब कि इसका पूरे का पेरीमीटर, ये चारों साइड्स को हम जोड़ देंगे वो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होएगा, चारों साइड का एडिशन वही पेरीमीटर होता है। तो आमने सामने की इसकी जो साइड्स है वो इक्वल होती हैं, तो x और 2x इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 6x। ये आ गया इसका पेरीमीटर। और ये कितना है 360, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60, 60 हमारी x की वैल्यू आ जाती है। तो ये पूछा कि गार्डन की लेंथ कितनी है, लेंथ ये हो जाएगी क्योंकि ब्रेड्थ ये थी, तो x कितना है 2x जो है वो लेंथ है गार्डन की। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 120, हमारा आंसर हो जाएगा 120 आंसर। 82 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रेफर्स टू। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल तो पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग चलिए, क्लाउड हम किसको बोल देंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑल पूरा इंटरनेट जो है उसको हम एज ए क्लाउड की तरह यूज करेंगे। और उस क्लाउड कंप्यूटिंग फिर क्या हो जाएगी,
वो टेक्नोलॉजी है ये, जिसके अंदर हमें ज़्यादा मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा समझ, जैसे कि हम कुछ कमांड दे रहे हैं तो हमें उनके जो रिजल्ट्स हैं वो इज़िली मिल जाएँ। मतलब चीज़ों को ईज़ी हो गई हैं ये चीज़ें, हमें उनकी लैंग्वेज के अंदर जाके और उनको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट हम टाइप करेंगे और वो चीज़ें मिल जाएँगी, चाहे वहाँ पे स्टोरेज के मामले में हो, चाहे वो नॉलेज के मामले में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन के मामले में हो, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो सब चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ गई हैं, जिससे कि उन्होंने कंप्यूटर को और इंटरनेट को यूज करना बहुत ही इजी हमारा हो गया है। तो अब क्या है, जो भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो ये डिजी लॉकर वगैरह हैं, हमारी हम और डाटा स्टोर करते हैं, हमें और डाटा जो स्टोरेज के लिए चाहिए होता है, हमारा डाटा पड़ा होता है, तो वो सब किसके ऊपर रहता है? वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके ही उसके ऊपर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, टेक्नोलॉजी किसको रेफर करती है? ए सेट ऑफ एल्गोरिथम दैट सोल्व्स प्रॉब्लम यूजिंग फजी लॉजिक नहीं। मैनी कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू वायरलेस नेटवर्क एंड सैटेलाइट नहीं। A distributed computer architecture that provides software, infrastructure and platform just as to required by the application and user. This is हमें जिस तरह की जो requirement होगी उस तरह के हमें जो चीजें मिल जाएंगी वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आती है। यहाँ पे क्या प्रोवाइड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्वर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे? सास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो ये हो जाएगा पास, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्वर, तो जो भी चीजें एज ए सर्वर हम यूज कर लेंगे ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ जाएगा। तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या रहती है? बिल्कुल जो नैनो पार्टिकल्स का जब हम यूज करते हैं तो वो जिस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इट इज द टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग मटेरियल एंड डिवाइसेस एटम बाय एटम, एटम बाय एटम एंड मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। अगर हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी का तो उसको हम, ये स्टेटमेंट ठीक है, इसके अंदर हम मटेरियल क्रिएट करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर जब हम जैसे भी उनको कोलाइड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का हम बिल्कुल छोटे छोटे करके जब हम उसका यूज करते हैं, तो और मटेरियल, और तरह की प्रॉपर्टी वाले मटेरियल बनाने के लिए, और तरह के पार्टिकल्स बनाने के लिए, कुछ भी मैटर बनाने के लिए, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट ही बिल्कुल ठीक है। सेकेंड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज एट द नैनोमीटर स्केल, बिल्कुल इनकी जो है, जब हम ये बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अगर जब हम इनको कोलाइड करेंगे तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो नो डाउट बिल्कुल चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज एट द नैनोमीटर स्केल, नैनोमीटर स्केल होता है नैनोमीटर स्केल, तो नैनोमीटर स्केल के ऊपर जो अगर हम इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज होती हैं, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट इज Large Hadron Collider LHC used in the Sun project is a particle accelerator located on the border between, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो कोलाइडर है, पार्टिकल एसिलरेटर, एसिलरेटर है ये, ठीक है। ये सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि पार्टिकल एसिलरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। पार्टिकल एसिलरेटर्स वो जो एक मशीन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हमारे होते हैं उनको बिल्कुल हाई स्पीड के अंदर, आप ये मान के चलिए कि जो जितनी स्पीड हमारी लाइट की है उस स्पीड के अंदर उनको जब कोलाइड किया जाता है, या तो वो एक नए पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं या फिर वो एक नए मैटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं,
या फिर वो मतलब कि जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उनसे एक अलग प्रॉपर्टी जो है वो दिखाते हैं। तो वो एक ये जो एक प्रोजेक्ट चलता है, तो सर्न प्रोजेक्ट या यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, यहाँ पे रिसर्च होते हैं। तो ये जगह कहाँ पे है? ये जगह है फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के ऊपर। ये एक 27 किलोमीटर का अर्थ के अंदर जो है वो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ये सारे रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों ही समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। The method of communication in which transmission can take place in both direction but happens only in one direction at a time. It is called आंसर हो जाएगा इसका बी। अगर दोनों डायरेक्शन से ट्रांसमिशन होता है तो उसको हम ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि ट्रांसमिशन तो दोनों साइड हो रहा है बट जो है एक बार में एक ही तरफ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाफ ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87। A collection of programs that control how the computer system runs and processes information is called operating system। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा। 87 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर में की जो भी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो 87 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि SMPS इज द एक्रोनाइम फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका आंसर हो जाएगा सी कि ये SMPS की एक्रोनाइम ये पूरा की इसकी फुल फॉर्म ये है स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, नेक्स्ट 89। USB इज द एक्रोनाइम फॉर, यूज करते हैं हम USB केबल, हम सब बोलते ही रहते हैं। तो वो इसके एक्रोनाइम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, USB। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। इन ए चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ द 6 प्लेयर्स विल प्ले विद एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस दैट विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट? नंबर ऑफ मैचेस हमें फाइंड आउट करना। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई 6 प्लेयर हैं, चेस का गेम खेल रहे हैं। अब चेस का गेम खेलने के लिए एक टाइम में कितने प्लेयर चाहिए होते हैं? हमें 2 प्लेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि 6 प्लेयर्स हैं, विल प्ले विद एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस। 6 प्लेयर हैं जो अपने से दूसरे प्लेयर के साथ एक बार ही खेलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं जो प्लेयर्स हैं उसको हम एन जो है प्लेयर है कितने हैं? 6। कॉम्बिनेशन कितने बनाने पड़ेंगे हमें? आर जो है वो हमारे प्लेयर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 के भाई क्या के भाई हमें 2 के जोड़े में ही तो खेलेंगे ना, 2 के पेयर में प्लेयर्स जो है वो खेलेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी है? 6 सी। अब पेयर कितने बनाने हैं? 2, ठीक है, एक बार में ही खेलेंगे। 6 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल इनटू n 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब हमें 6 से करेगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर देते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 इंटू 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 15। ये हम कितने नंबर ऑफ मैचेस दैट विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, आंसर हो जाएगा बी। 90th का आंसर बी 15।
अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हमने 90 तक क्वेश्चन किए हैं, बाकी मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन बच गए हैं, वो हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। नमस्कारम, थैंक यू वेरी मच।